गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम बात करेंगे बोर के परमाणु मॉडल पर। पिछले क्लास में हमने बात किया था रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष पर। तो बोर का परमाणु मॉडल पढ़ने से पहले एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं फिर से रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष के बारे में। तो जैसा कि बताया गया था कि रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था उसमें 3 दोष थे। पहला दोष यह था कि परमाणु नाभिक के चारों तरफ असंख्य कोष हो सकते हैं, संभव हो सकते हैं, परंतु इलेक्ट्रॉन उनमें से किन किन कोषों में रहते हैं, उनकी ऊर्जा और वेग सभी कोषों में क्या होती है, इस सब की जानकारी रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में नहीं दिया था, जबकि बोर ने अपने परमाणु मॉडल में ये सब बताया था। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की जो पहली कमी थी कि परमाणु नाभिक के चारों तरफ असंख्य कोष होते हैं या कक्षाएं होते हैं, संभव होते हैं, परंतु किन किन कोषों में इलेक्ट्रॉन रहते हैं और सभी कोषों में इलेक्ट्रॉनों का वेग और ऊर्जा व उनकी संख्या क्या है, ये सब जानकारी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में नहीं थी। और दूसरी कमी यह थी कि परमाणु अस्थायी क्यों होता है। परमाणु अस्थायी क्यों होता है, इसकी व्याख्या रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल नहीं कर सका। और तीसरी कमी थी कि परमाणु का रैखिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, इस रैखिक स्पेक्ट्रम की भी व्याख्या रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल नहीं करता है। बोर ने अपने परमाणु मॉडल में परमाणु के रैखिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या की थी, जबकि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में रैखिक स्पेक्ट्रम की चर्चा नहीं है। तो ये 3 कमियां हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जो दूर होते हैं बोर के परमाणु मॉडल से। तो चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं बोर के परमाणु मॉडल पर बात करते हैं। तो बोर का परमाणु मॉडल जो था, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के इन सभी दोषों को दूर किया और बोर ने अपना परमाणु मॉडल जो दिया था मैक्सवेल के क्वांटा सिद्धांत के आधार पर दिया था। और बोर ने अपना परमाणु मॉडल सन 1913 में रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल सन 1911 में दिया गया था, जबकि बोर का परमाणु मॉडल 1913 में दिया गया। बोर ने अपना परमाणु मॉडल सन 1913 ईस्वी में दिया था। तो बोर ने अपने परमाणु मॉडल में क्या क्या परिकल्पनाएं की, इसके बारे में हम जानते हैं। तो बोर का परमाणु मॉडल की जो पहली परिकल्पना थी, कि बोर ने बताया कि रदरफोर्ड ने बताया था कि अपने परमाणु मॉडल में रदरफोर्ड ने बताया था कि जो परमाणु नाभिक होता है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी परमाणु में एक नाभिक होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है विभिन्न कोषों में चक्कर काटते रहते हैं। तो बोर ने भी रदरफोर्ड के इस सिद्धांत को माना और इसने भी कहा कि परमाणु में एक नाभिक होता है और उस नाभिक के चारों तरफ परमाणु में एक नाभिक होता है, धनावेशित नाभिक, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो विभिन्न वृत्तीय पथों पर चक्कर काटते रहते हैं। यही बोर का पहला पॉइंट है कि परमाणु में नाभिक होता है, परमाणु नाभिक होता है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। यह बात जो है बोर के परमाणु मॉडल में भी बताई गई थी और रदरफोर्ड ने बोर के परमाणु मॉडल में जो नाभिक की बात थी उसको जो है बोर का परमाणु मॉडल माना। तो बोर का परमाणु मॉडल पहला है कि परमाणु इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन परमाणु नाभिक के चारों तरफ, परमाणु नाभिक के चारों तरफ विभिन्न वृत्तीय पथों में विभिन्न
वृत्तीय पथों पर चक्कर काटते रहते हैं। जिन्हें हम कोष कहते हैं। इन वृत्तीय पथों को हम कोष कहते हैं। तो बोर का परमाणु मॉडल का पहला जो सिद्धांत था वह था कि परमाणु नाभिक होता है और परमाणु नाभिक के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो विभिन्न वृत्तीय पथों पर चक्कर काटते रहते हैं, जैसा कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में भी कहा गया था। अब बोर का जो दूसरा पॉइंट है, बोर ने दूसरा सिद्धांत यह बताया अपने परमाणु मॉडल में कि जो परमाणु नाभिक होता है उसके चारों तरफ, परमाणु नाभिक के चारों तरफ असंख्य कोष हैं, असंख्य कोष संभव है, परंतु इलेक्ट्रॉन इन सभी कोषों में नहीं रहते हैं। इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कोषों में ही रहते हैं। इलेक्ट्रॉन सभी कोषों में नहीं रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है उस निश्चित कोष या कक्षाओं में रहते हैं, उनको हम कहते हैं अस्थायी कक्षाएं। और उन कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है h/2π होता है, h/2π होता है। बोर ने अपना दूसरा सिद्धांत बताया था कि परमाणु नाभिक के चारों तरफ असंख्य कोष या कक्षाएं संभव है, परंतु इलेक्ट्रॉन इन सभी संभव कक्षाओं में नहीं रहता। परमाणु नाभिक के चारों तरफ तो हम असीमित कक्षाएं बना सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन इन सभी कक्षाओं में नहीं रहता। वह जो है, यानी वह का मतलब इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में ही रहता है, जिन्हें हम अस्थायी कक्षाएं कहते हैं। तो जो परमाणु का नाभिक होता है उसके चारों तरफ असंख्य कोष संभव हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन उन सभी संभव कोषों में नहीं जाता। वह नाभिक के चारों तरफ असंख्य कोष हैं, लेकिन इन सभी कोषों में इलेक्ट्रॉन नहीं जाता। वह कुछ निश्चित कोषों में ही रहता है, जिन्हें हम अस्थायी कक्षाएं कहते हैं। और अस्थायी कक्षाओं में घूमते वे इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, h/2π का पूर्ण गुणज होता है।
तो सभी कक्षाएं यानी कि नाभिक के चारों तरफ असीमित कक्षाएं हैं, परंतु इलेक्ट्रॉन सब में नहीं रहता, वो कुछ निश्चित कक्षा में रहता है जिन्हें अस्थायी कक्षाएं कहते हैं। निश्चित कक्षा को अस्थायी कक्षा कहते हैं। और अस्थायी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है वो h/2 का पूर्ण गुणज होता है, यानी कक्षाओं की पूर्ण संख्या का गुणा करेंगे h/2 में तो उतना इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग बराबर NH/2 NH/2 जहां n कोषों की संख्या या मुख्य क्वांटम संख्या है, जहां n जो है कोषों की संख्या है और यह इंटीजर होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। यह n का मान, ये वन जो है कोषों की संख्या है, अस्थायी कोषों की संख्या है जिसका मान एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो कोणीय संवेग को हम जानते हैं कि यदि यह यम द्रव्यमान का कोई इलेक्ट्रॉन है, यम द्रव्यमान का कोई इलेक्ट्रॉन है और एक परमाणु नाभिक के चारों तरफ जो है r त्रिज्या के पथ पर ऐसे घूम रहा है, v वेलोसिटी से घूम रहा है, तो इसका कोणीय संवेग होता है mvr। कोणीय संवेग को हम प्रदर्शित करते हैं mvr से, यानी m को हम कहते हैं संवेग, जिसमें r का मल्टीप्लाई करेंगे कोणीय संवेग कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है वो होता है NH/2, जहां n जो होता है कोषों की संख्या है और यह पूर्ण संख्या में होता है, और जो यहाँ h है प्लांक नियतांक, h है प्लांक कांस्टेंट, प्लांक नियतांक है। इसका मान होता है 6.62 इंटू 10⁻34। तो h का मान होता है इतना। अब यदि इस फार्मूले में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यानी कि जो है mvr और ये सब 2 और h का वैल्यू रखा जाए तो हमको n का मान प्राप्त होगा, और जो n का मान प्राप्त होगा वो हमेशा पूर्ण संख्या में प्राप्त होता है, पॉइंट में या फिर जो है फ्रैक्शन के रूप में, यानी कि जो है भिन्न के रूप में नहीं प्राप्त होता है, हमेशा जो है पूर्णांक के रूप में प्राप्त होता है। इस सूत्र की सहायता से हम n का वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि हमेशा एक पूर्ण संख्या के रूप में प्राप्त होगा, कभी भी जो है फ्रैक्शन यानी भिन्न के रूप में प्राप्त नहीं होगा। इसका मतलब अस्थायी कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो वह जो है पहला कोष में घूमता है, पूर्ण संख्या वाले कोष में घूमता है, दूसरा कोष में घूम सकता है, तीसरा कोष में घूम सकता है, लेकिन 1 पॉइंट ये पहला कोष, ये दूसरा कोष, ये इसके बीच जो बनेगा, इसके बीच भी कोष बना सकते हैं जिसका मान होगा 1.2 1 या 5 कुछ भी कहे। तो 1 में रह सकता है इलेक्ट्रॉन पूर्ण संख्या वाला कोष में, 2 में रह सकता है लेकिन 1.5 में नहीं रह सकता है, 2.4 में नहीं रख सकता है। यानी इलेक्ट्रॉन जब घूमता है वह पूर्ण यानी पूर्ण संख्या वाले कोषों में ही घूमता है। n का मान जो है पूर्ण संख्या होता है, उन्हीं कोषों में इलेक्ट्रॉन रह सकता है, अन्य कोषों में इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है। तो बोर के परमाणु मॉडल की यह दूसरी परिकल्पना है। यदि इलेक्ट्रॉन पहले कोष में घूम रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो उसका कोणीय संवेग हम लेंगे mvr इक्वल टू, इसको हम n का वैल्यू रख सकते हैं 1h/2। अगर दूसरे कोष में घूम रहा है तो 2h/2, तीसरे कोष में घूम रहा है तो 3h/2, चौथे में घूम रहा है तो 4, n का मान 4h/2, लेकिन कभी भी 1.2h/2, 2.2 nh/2, 3.5 nh/2 नहीं लिखा जा सकता। तो बोर का परमाणु मॉडल यह बताता है, बोर का परमाणु मॉडल का ये जो दूसरी परिकल्पना है यही बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन घूमता है वो पूर्ण संख्या वाले कक्षा में ही घूमता है, यानी कि
अस्थायी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है NH/2 होता है। अब हम बात करते हैं बोर की तीसरी परिकल्पना पर। अब हम बात करते हैं बोर के तीसरी परिकल्पना पर। तो बोर ने तीसरी परिकल्पना यह दिया था कि इलेक्ट्रॉन जिन वृत्तीय पथों पर घूमता है, इलेक्ट्रॉन जिन वृत्तीय पथों पर घूमता है, उन वृत्तीय पथों पर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का जो वृत्तीय पथ की जो रेडियस है वो नियत रहती है। इलेक्ट्रॉन का वेग भी नियत रहता है और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी नियत रहती है। यानी जो इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ पर घूमता है तो उस वृत्तीय पथ की जो रेडियस है और उस वृत्तीय पथ की रेडियस पर जो इलेक्ट्रॉन का जो वेग है और इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, ये सबका वैल्यू फिक्स रहता है। फिक्स यानी कांस्टेंट रहता है, फिक्स। जिस वृत्तीय पथ पर इलेक्ट्रॉन घूमता है उस वृत्तीय पथ का जो रेडियस होता है वो फिक्स रहता है। रेडियस का मान जो है कम या अधिक नहीं होता है, ये इसका रेडियस फिक्स रहता है। रेडियस जो है बदलता नहीं है। इलेक्ट्रॉन कभी जो है नाभिक से दूर, नाभिक के पास नहीं आता है, वो एक कांस्टेंट दूरी पर कोशों में घूमता है। तो तीसरा पॉइंट रदरफोर्ड ने यह बताया कि जिन वृत्तीय पथों पर इलेक्ट्रॉन घूमता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन होता है फिक्स एनर्जी वाले, फिक्स रेडियस वाले कोशों पर फिक्स वेलोसिटी से घूमता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है फिक्स रेडियस के वृत्तीय कोश पर फिक्स एनर्जी और फिक्स वेलोसिटी के साथ घूमता है। तो इसे एक बार लिख लेते हैं। बोर का तीसरा पॉइंट बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है नियत त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर, नियत त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर नियत ऊर्जा तथा नियत वेग के साथ घूमता है। नियत वेग के साथ घूमता है। तो जैसा कि इस पॉइंट में बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन जिस वृत्तीय पथ पर घूमता है उसका रेडियस फिक्स होता है और उसका एनर्जी भी फिक्स होती है और वेलोसिटी भी फिक्स होती है। यानी जो इलेक्ट्रॉन है वृत्तीय पथ पर घूमते हुए एनर्जी नहीं निकालती, यानी वृत्तीय पथ पर इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो ऊर्जा निकालता नहीं, इमिट नहीं करता है और नहीं बाहर से ऊर्जा लेता है। उसकी एनर्जी बढ़ नहीं सकती है और नहीं उसकी एनर्जी घट सकती है जब वो वृत्तीय पथ पर घूम रहा। तो जब ऊर्जा में कोई मान में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी में भी परिवर्तन नहीं होगा, उसका वेग में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जब वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन पर अपकेंद्र बल काम करेगा। जैसा कि बोर के परमाणु, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में बताया था कि उस पर जो है इलेक्ट्रॉन पर अपकेंद्र बल काम करता है। तो अपकेंद्र बल काम करेगा क्योंकि उसका जो वेलोसिटी है वो फिक्स है। अपकेंद्र बल को हमको वेलोसिटी से ही मिलता है। इलेक्ट्रॉन का जितना वेलोसिटी होता है वैसे उसका अपकेंद्र बल होता है। तो वेलोसिटी है तो अपकेंद्र बल काम करेगा और अपकेंद्र बल के कारण जो है इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरेगा। तो इलेक्ट्रॉन के वृत्तीय पथ का जो
वृत्तीय पथ जो है वो फिक्स रहता है और उसका जो उस वृत्तीय पथ पर जो इलेक्ट्रॉन घूमता है वो नियत ऊर्जा और नियत वेग के साथ घूमता है। अतः अतः आवश्यक आवश्यक अपकेंद्र बल कार्य करेगा। आवश्यक अपकेंद्र बल कार्य करता है जो कि नाभिकीय बल को संतुलित करेगा। अर्थात अपकेंद्र बल बराबर नाभिकीय बल। कहने का अभिप्राय यह है कि रदरफोर्ड ने बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन परमाणु नाभिक के चारों तरफ वृत्तीय पथों पर घूमता है तो उस पर जो है परमाणु नाभिक यानी कि परमाणु केंद्र से बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसे हम अपकेंद्र बल कहते हैं। और नाभिक इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, नाभिक में धन आवेश होता है, तो नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है। इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक की तुलना में बहुत छोटा है, अतः इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक में चला जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि इस अपकेंद्र बल ने इस नाभिकीय बल को संतुलित कर रखा है। तो इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु नाभिक में नहीं जाता है और परमाणु का विनाश नहीं होता है, परमाणु अस्थायी होता है। परंतु उस परमाणु मॉडल में हमको हमारे पास जानकारी यह थी कि इलेक्ट्रॉन यदि एनर्जी निकालता होगा, यानी कि ये विद्युत गति विज्ञान के अनुसार यह कहा गया था कि जब इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी निकालता होगा, क्योंकि जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो आवेशित हो, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, तो कोई भी आवेशित कण जब गति करता है, त्वरित होता है, तो वो एनर्जी इमिट करता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट करता होगा तो इसकी वेलोसिटी जो है कम होती जानी चाहिए। आई वेलोसिटी कम होने का मतलब कि यही वेलोसिटी जिम्मेदार होता है इस फोर्स के लिए, अपकेंद्र बल के लिए। तो यह अपकेंद्र बल का जो अपकेंद्र बल है इसका मान भी कम होते जाना चाहिए, क्योंकि अपकेंद्र बल उत्पन्न होता है इस वेलोसिटी के कारण। तो वेलोसिटी कम होगा, एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो वेलोसिटी कम होगा, तो वेलोसिटी कम होगा तो अपकेंद्र बल भी कम होगा। और अपकेंद्र बल कम होने का मतलब कि परमाणु नाभिक का आकर्षण बल ज्यादा है और यह नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच देगा, इलेक्ट्रॉन नाभिक में चला जाएगा। तो बात हमको बोर के परमाणु रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में यह था कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट करता है या नहीं। यह जानकारी रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में नहीं दिया था, जबकि बोर ने अपने परमाणु मॉडल में कहा कि इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो इसकी रेडियस फिक्स होती है, क्योंकि अपने कोश में जब घूमता है तो फिक्स ऊर्जा और फिक्स वेलोसिटी के साथ घूमता है, यानी ऊर्जा इमिट नहीं करता है। और ऊर्जा इमिट जब नहीं करेगा तो इसकी वेलोसिटी जो है फिक्स हो जाती है, और वेलोसिटी फिक्स हो जाने के कारण यानी नियत हो जाने के कारण जो अपकेंद्र बल है यह अपकेंद्र बल भी नियत रहता है, अर्थात यह कम नहीं होता है। और यही अपकेंद्र बल जो है नाभिक के आकर्षण बल को संतुलित कर रखा होता है इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरता है, अतः परमाणु अस्थायी होता है, अतः परमाणु अस्थायी होता है। तो यहाँ पर आवश्यक अपकेंद्र बल नाभिकीय बल के बराबर हो गया, अतः परमाणु अस्थायी होता है। लिख सकते हैं अतः परमाणु अस्थायी होता है। तो बोर ने अपने परमाणु मॉडल में परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या कर लिया। तो अब हम बात करते हैं इस परमाणु मॉडल में जो तीसरी पॉइंट है, इस पॉइंट से हम जो है इलेक्ट्रॉन का वेग और ऊर्जा की भी गणना कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अभिकेंद्र बल का वैल्यू जो होता है 1 mv² होता है, जो कि अपकेंद्र बल के बराबर होगा, यानी 1 इसका वैल्यू हो जाएगा mv²
और जब इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु नाभिक के चारों तरफ जो है घूमता है, मान लेते हैं r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर v वेलोसिटी से घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज है और इसके न्यूक्लियाई पर प्लस चार्ज है, प्लस कूलाम क्यू कूलाम का आवेश है। तो यहाँ दो प्रकार के आवेश हैं, तो इनके बीच वैद्युत बल लगेगा। और कूलाम ने बताया था, वैज्ञानिक कूलाम ने बताया था कि दो आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल है, इसका व्यंजक होता है, वैद्युत बल का व्यंजक होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको कहते हैं एप्सिलॉन नॉट, और Q1 Q2 अपान, यानी पहला आवेश और दूसरा आवेश अपान दोनों आवेशों के बीच की दूरी का 1। तो जो पहला आवेश है, पहला आवेश मान लेते हैं ये है धन आवेश है, तो पहला आवेश है, एक धन आवेश का मान होता है प्लस ई, यानी एक धन आवेश का मान होता है ई एलिमेंट्री चार्ज। और इसमें कितने धन आवेश हैं, तो इनकी संख्या को हम कहते हैं धन आवेशों की नाभिक में धन आवेशों की संख्या को हम कहते हैं परमाणु क्रमांक, जिसे हम जेड से दिखाते हैं। तो टोटल कितने इसमें इस नाभिक में टोटल कितने धन आवेश हैं, उनकी संख्या है जेड, आई इंटू एक पर आवेश है ई, तो टोटल आवेश हो गया जेड ई। और जबकि कोष में इलेक्ट्रॉन पर 1 यूनिट चार्ज होता है, अतः इसका आवेश हो गया ई। अतः पहला आवेश का मान जेड ई हो गया और दूसरे आवेश का मान ई हो गया। Q1 Q2 का वैल्यू रख दिए, या जेड ई स्क्वायर कर सकते हैं, इसको जेड ई स्क्वायर कर सकते हैं। तो जो परमाणु का नाभिक होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगाता है वो वैद्युत बल लगाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण चार्ज है और नाभिक पर प्लस चार्ज है। तो ये दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है वैद्युत बल होता है। और कूलाम के नियम के अनुसार जो है इस वैद्युत बल का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर बाई आर। ये नाभिकीय बल है, नाभिक लगा रहा है इलेक्ट्रॉन पर, नाभिक की उतने फोर्स से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहा है। जबकि इलेक्ट्रॉन पर इस वेग के कारण अपकेंद्र बल उत्पन्न हो रहा है, जिसका वैल्यू है mv²/r, जो कि इस नाभिकीय बल को संतुलित कर रहा है। अतः mv²/r जो है नाभिकीय बल के बराबर होगा, इसको संतुलित कर रहा है तो नाभिकीय बल के बराबर हो गया, दोनों फोर्स बराबर हो गए, ये दोनों फोर्स बराबर हो गए। यहां से हम इसको लिख सकते हैं r से r² कट जाएगा तो बच जाएगा mv² इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जेड ई स्क्वायर अपान r। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब जैसा कि हम जो है बोर के दूसरे, इसके पीछे जस्ट पीछे वाला पॉइंट पर बात किए थे, दूसरी परिकल्पना में बोर का दूसरी परिकल्पना थी, बोर के दूसरी परिकल्पना से दूसरी, यानी इसके पीछे वाला जो परिकल्पना बोर ने बताया था कि जब वृत्तीय पथ पर इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसका जो कोणीय संवेग mvr होता है वो nh/2 पाई होता है, nh/2 पाई होता है। अब इसे हम मानते हैं समीकरण नंबर 2, इसे मानते हैं समीकरण नंबर 2, और इस समीकरण नंबर 2 का वर्ग करते हैं तो हो जाएगा mvr इक्वल टू nh/2 पाई, जिसका वर्ग होगा m² v² r² n² h², 4 और पाई स्क्वायर। ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 है जिसका वर्ग हो गया। अब इस समीकरण नंबर 2 का जो वर्ग कर लिए तो इसमें समीकरण नंबर 1 से भाग करेंगे।
समीकरण नंबर 2 क्या था? तो समीकरण नंबर 2 क्या था? तो समीकरण नंबर 2 बोर की परिकल्पना से था एम वी आर इक्वल टू एन एच अपान 2 पाई। ये समीकरण नंबर 2 था। समीकरण नंबर 2 का वर्ग कर दिए और समीकरण नंबर 2 का वर्ग करके समीकरण 1 से इसमें भाग करेंगे। तो समीकरण 2 का वर्ग करने के बाद इस समीकरण 2 में समीकरण 1 से हम भाग करेंगे तो मिलेगा हमको एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर अपान आर। समीकरण नंबर 2 का वर्ग कर दिए और समीकरण नंबर 1 से इसमें भाग लगा दिए तो क्या वैल्यू आया? तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से m से m स्क्वायर वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट जाएगा, या इसको ऐसे ही रहने देते हैं। एक बार पहले और जो है इसको लिख देते हैं, अरेंज कर लेते हैं। एम स्क्वायर लिख सकते हैं, वी स्क्वायर लिख सकते हैं, आर स्क्वायर लिख सकते हैं और ये है एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ है एन स्क्वायर, यहाँ है एच स्क्वायर, नीचे है 4 पाई स्क्वायर। अब ये नीचे वाला इसको ले जाके उसको गुणा करते हैं तो ये पलट जाएगा। तो नीचे वाला टर्म ये, इसको हम ऊपर ले जाके गुणा करते हैं तो नीचे वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, यानी 4 पाई एप्सिलॉन 0 को ऊपर लिखेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 और आर ऊपर चला गया, पलट करके इसका गुणा करेंगे और ये बन गया जेड ई स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब यहाँ कटा लेते हैं, एम से एम स्क्वायर कट गया, वी स्क्वायर कट गया, आर स्क्वायर से आर कट गया। तो बचा कितना हमारे पास? जो वैल्यू बचा वो होगा, यहाँ एम बच गया, यहाँ आर बच गया और यहाँ जो है एन स्क्वायर हो गया, एच स्क्वायर हो गया, ये हो गया 4 पाई स्क्वायर। अब 4 पाई स्क्वायर, इसमें भी पाई से स्क्वायर कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा तो बचेगा केवल कितना? तो बचेगा जेड ई स्क्वायर और पाई भी बच जाएगा और ऊपर बच जाएगा एप्सिलॉन नॉट, एन स्क्वायर हो गया, एच स्क्वायर हो गया और एप्सिलॉन नॉट हो गया, ये वैल्यू बच गया। या यहां से हम लिख सकते हैं आर का वैल्यू लिख सकते हैं एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा, यम को इधर लाएंगे तो एम पाई जेड ई स्क्वायर बन जाएगा। ये हुआ आर का वैल्यू। और आपसे आप भली बात ही परिचित है, आर क्या है? तो आर जो नाभिक होता है, नाभिक आर त्रिज्या के पथ पर इलेक्ट्रॉन घूमता है। इलेक्ट्रॉन जो है v वेलोसिटी से, जिसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का यम होता है, आर त्रिज्या के पथ पर घूमता है। तो आर जो है परमाणु की कोषों की त्रिज्या है, यानी यहाँ इस सूत्र से हम जो है परमाणु के कोषों की त्रिज्या की गणना कर सकते हैं। तो इस प्रकार बोर के तीसरी परिकल्पना में हम जो है परमाणु का रेडियस की गणना कर सकते हैं, क्योंकि जब नाभिकीय बल जो है, नाभिकीय जो बल होता है वो अपकेंद्र बल के बराबर होगा, तो दोनों की तुलना करने से आएगा आर बराबर इतना। अब एच प्लांक कांस्टेंट है, एप्सिलॉन 0 भी कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है। एम का वैल्यू इलेक्ट्रॉन का आवेश है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1 × 10⁻⁻34 होता है और पाई का मान 3.14 और ये जेड ये आवेश का जो वैल्यू है इलेक्ट्रॉन का आवेश से, इसका वैल्यू फिक्स होता है। बोर ने अपना परमाणु मॉडल हाइड्रोजन परमाणु के लिए दिया जाता है, एक का मान ये जेड का मान 1 होता है, सबका वैल्यू फिक्स है तो सबका सब कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट को जब हम हटाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट
यम पाई सॉरी एन स्क्वायर क्यों लिखेंगे, क्योंकि कांस्टेंट मान लिए तो हम लिखेंगे एन स्क्वायर, जहां एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एम पाई जेड स्क्वायर जो होता है नियत हो गया, इसका वैल्यू नियत है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो परमाणु की वृत्तीय पथ का जो रेडियस है वह एन पर डिपेंड कर रहा है, एन के स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है। अर्थात जो है अगर नाभिक है तो नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो वृत्तीय पथों पर घूम रहा है, तो उन वृत्तीय पथों का जो रेडियस है उन वृत्तीय पथों की संख्या के समानुपाती है, यानी कि संख्या जैसे जैसे हम वृत्तीय पथों पर दूर जाते हैं नाभिक से, वैसे वैसे उन वृत्तीय पथों का जो रेडियस r1 है, r2 मान लेते हैं और r3 है, यह बढ़ता जाएगा। यानी जो है r1 छोटा होगा, क्योंकि r डिपेंड करता है n पर कोषों की संख्या पर, तो जब कोषों की संख्या पर डिपेंड कर रहा है तो पहला कोष कम है तो r का मान भी कम है, दूसरा कोष 2 है यानी जिसका मान बड़ा है तो r का मान भी बड़ा होगा। यानी जब कोषों की संख्या क्रमशः 1 2 3 4 एंड सो ऑन बढ़ती है तो जो रेडियस होता है 1 r2 r3 r4 इसका जो वैल्यू होता है यह भी जो है बड़ा होता जाता है। यानी पहला r कम होता है और जैसे जैसे कोषों का मान बड़ा होता जाता है तो रेडियस भी परमाणु का बड़ा होता जाता है। तो यह होता है परमाणु का वृत्तीय पथ का त्रिज्या का व्यंजक। अब जैसा कि हमने अभी बात किया था, इस रेडियस को लिख देते हैं, इसका बाद में काम आएगा। इसका वैल्यू r का जो वैल्यू होता है एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन अपान एम पाई जेड स्क्वायर होता है। ये परमाणु के वृत्तीय पथ का रेडियस है। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 बात किए थे, कितना था, तो पहले हम निकालते हैं इलेक्ट्रॉन के वृत्तीय पथ पर इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी। तीसरे पॉइंट में ये है इलेक्ट्रॉन अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग लिखते हैं इसको। अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग। तो अभी पीछे हम पढ़ रहे थे समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2, तो समीकरण नंबर 2 कितना आया था, तो उसमें हम लोग पढ़े थे समीकरण नंबर 2 था कि बोर का दूसरा परिकल्पना होता है एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपान 2 पाई। या वर्क किए थे तो ये स्क्वायर आया था, ये आया था, सॉरी समीकरण नंबर, ठीक है, ये हो गया 4, ऐसे ही लिखते हैं एन एच अपान 2 पाई। ये था समीकरण नंबर 2। पीछे भी हम पढ़े थे कि जो इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है एम वी आर बराबर एन एच अपान 2 पाई होता है। तो यहीं से हम जो है हम इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी v की गणना कर सकते हैं। तो यहाँ से v का वैल्यू आएगा एन एच अपान 2 पाई, एन एच अपान 2 पाई, और एम आर को इधर लेके चले जाते हैं तो m इंटू आर हुआ। ये हो गया वेलोसिटी। या यहाँ से v बराबर आ जाएगा एन एच यम 2 पाई, और r का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है, यहाँ r का वैल्यू रखेंगे तो r जो है 1/r है, तो r का जब वैल्यू रखेंगे तो वो पलट जाएगा वैल्यू, अर्थात बन जाएगा m पाई जेड स्क्वायर ऊपर और एप्सिलॉन एच स्क्वायर और n स्क्वायर नीचे आ जाएगा। ये हुआ इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी का व्यंजक। या इसको और थोड़ा छोटा कर सकते हैं
यहाँ पाई से पाई कट जाएगा और m से m स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा इसमें n से n स्क्वायर कट जाएगा, h से h स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर v इज इक्वल टू जेड स्क्वायर और नीचे हो जाएगा m और एफ साइलेन और ये हो गया h और n। ये हो गया इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी का व्यंजक। ये हो गया इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, जहां जेड ई स्क्वायर यम एफ साइलेन एच नियत, इसको नियतांक है, ये नियत लेते हैं तो मिलेगा हमको v प्रोपोर्शनल टू 1/n। यह संख्या मिला v प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n, यानी जो इलेक्ट्रॉन का वेग होता है, वह वेग जो होता है उसके अस्थायी कक्षा की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जिस अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमता है उसका मान बढ़ाने पर वेलोसिटी का मान घटता जाता है। यानी कि जो है पहले कोष में जब इलेक्ट्रॉन घूमता है, इलेक्ट्रॉन पहले कोष में घूमता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वह कम होती है। दूसरे कोष में जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो इसकी जो वेलोसिटी होती है थोड़ा अधिक होती है, वेलोसिटी अधिक होती है। और तीसरे कोष में जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है और अधिक होती है। यानी कि वेलोसिटी का वैल्यू बढ़ता जाता है, जैसे जैसे कोषों की संख्या हम लोग जो है बढ़ाते जाएंगे तो वेलोसिटी कम होती जाएगी। तो ये पहले कोष का अधिक होगा, दूसरे कोष में वेलोसिटी और कम होगा और कम होगा, कम होता जाएगा। यानी ऐसे लिखते हैं इसको, ये है परमाणु नाभिक और पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष एंड सो ऑन। तो इसका वेलोसिटी हम मान लेते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है, तो इसका वेलोसिटी है v1, इसका वेलोसिटी है v2 और इसका वेलोसिटी है v3। तो v1, v2 और v3, तो v1 का वैल्यू ज्यादा होगा, v2 का वैल्यू कम होगा और v3 का वैल्यू और कम होगा, क्योंकि यह नियम बता रहा है कि बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है कोषों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे कोषों की संख्या बढ़ाएंगे v का मान कम होगा। तो पहला कोष में v का मान ज्यादा है, दूसरा में v का मान कम होगा, तीसरा में और कम होता जाएगा। इस प्रकार बोर ने अपने परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉन के वेग के बारे में भी बताया। और आगे इस सब कांस्टेंट का वैल्यू रख करके हर कोषों में जो है इलेक्ट्रॉन का वेग भी निकाल सकते हैं, रियल वैल्यू। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा पर। ये इलेक्ट्रॉन का वेग हो गया और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा पर आते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का वेग कितना था इसको भी लिख लेते हैं। v इज इक्वल टू था v इक्वल टू जेड ई स्क्वायर और नीचे आया था एफ साइलेन नॉट एच एन एम। अब आते हैं हम लोग अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा पर बात करेंगे। तो देखिए, जब इलेक्ट्रॉन किसी अस्थायी कक्षा में घूम रहा होता है 8 त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों होता है। इन दोनों के योग को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। यानी इलेक्ट्रॉन की जो कुल टोटल एनर्जी होती है वह बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और हम लोग जानते हैं बचपन से ही कि काइनेटिक एनर्जी का मान होता है 1/2 mv², 1/2 mv²।
और पोटेंशियल एनर्जी, दो आवेशों इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, नाभिक प्रधान आवेश है, तो दो आवेशों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी का व्यंजक होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R। तो बीच की दूरी R और Q1 Q2 का वैल्यू जो है, आवेश का वैल्यू जो है, Z का वैल्यू है Z², E का वैल्यू है E, तो Z², आवेश का वैल्यू Q1 Q2 का टोटल वैल्यू यहाँ पर होगा Z²। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी जो कि ऋणात्मक होता है। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा दो आवेशों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी हमेशा ऋणात्मक होता है, तो दो आवेशों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू इतना होता है। अब इसको हम माइनस का प्लस में गुणा कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा, mv² आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 1/4 आ जाएगा एप्सिलॉन0 Z² अपान R बचे। अब mv² का जो वैल्यू होता है बोर में, mv² का वैल्यू क्या होता है, तो समीकरण नंबर 2 से हम इसको रख सकते हैं। समीकरण नंबर 2 में mv² का जो वैल्यू आया था वह आया था 1/4 एप्सिलॉन और Z² अपान R इंटू पहले है 1/2 है, ये 1/2, इसका वैल्यू समीकरण नंबर 2 में है इतना, और माइनस हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन0 Z²/R। अब यहाँ से एलसीएम ले लेंगे या इसको हम गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 4 है तो 1/8 हो जाएगा। एलसीएम हो जाएगा 8 एप्सिलॉन0, काटाएंगे इसे तो हमें मिलेगा, आर भी ले लेंगे तो ये बच जाएगा, एक बार जाएगा तो Z² माइनस इससे इसको काटाएंगे तो बचेगा क्या, ये 2 बार कटेगा, 4 से 8 2 बार कटेगा तो 2Z² बच जाएगा। अब Z² में से -2Z² निकालना है तो एक में से 2 निकालेंगे तो -1, तो बच जाएगा -ZE², और नीचे हो जाएगा 8 π/0R। ये हो गया इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, ये बना इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी, ये वाला इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी। अब हम चाहें तो R का वैल्यू रख सकते हैं, तो R का वैल्यू वहां पर दिया गया है, तो E बराबर हो जाएगा -ZD², नीचे लिखेंगे 8 π/0 इंटू R का जो वैल्यू 1/R का जो वैल्यू है, या R का वैल्यू रखेंगे 1/R के जगह पर हो जाएगा m πZE², नीचे हो गया एप्सिलॉन, एप्सिलॉन मिला देंगे तो एप्सिलॉन² हो जाएगा, एप्सिलॉन0² हो जाएगा, और बच जाएगा h²n²। ये हो गया इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी, और जो है कांस्टेंट यहाँ पर बच जाएगा, तो E प्रोपोर्शनल टू हम लिख सकते हैं 1/n²। क्यों, ये सब वैल्यू कांस्टेंट है तो 1/n² वैल्यू आएगा। यानी कोषों की जो अस्थायी कोषों की जो ऊर्जा है वो n के समानुपाती होता है, 1/n² है, ये वैल्यू माइनस में है तो समानुपाती होगा, ये समानुपाती होता है। n² के व्युत्क्रम है एनर्जी, लेकिन ये माइनस टर्म है, तो माइनस का मतलब ये कि एनर्जी जो है कोषों की संख्या के समानुपाती होता है। अर्थात जैसे जैसे नाभिक से कोषों की संख्या बढ़ेगी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कोषों की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी तो जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी पहले कोष की E1, E2, E3, E4 एंड सो ऑन, यह भी बढ़ता जाएगा, ये भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे कोषों की संख्या बढ़ता है नाभिक से, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी बढ़ती जाती है, यह समीकरण बता रहा है। तो इस प्रकार बोर ने अपने जो है अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की वेग और इलेक्ट्रॉन के रेडियस का भी पता कर लिया, जो कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में हमें नहीं मिला था। तो आज के लिए केवल इतना ही। इसका अगले पार्ट हम अगले क्लास में देखेंगे, इसका चौथा पॉइंट। थैंक यू।